आज फिर आपका स्वागत। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित बीएड कॉलेज उदयपुर। मैं रंजना सालगिया आपको बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की यूनिट फर्स्ट आज पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें ज्ञान क्या होता है, ज्ञान और ज्ञान मीमांसा, नॉलेज एंड एपिस्टेमोलॉजी। हम ज्ञान के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ज्ञान होता क्या है, वास्तविकता क्या होती है ज्ञान की, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है, किस परिप्रेक्ष्य में हमें पढ़ना चाहिए, इस सब का विशेष रूप से चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। इसको पॉइंट्स वाइज देखेंगे हम। सबसे पहले ज्ञान का शाब्दिक अर्थ, ज्ञान का अर्थ एवं प्रकार, ज्ञान की विशेषताएं, ज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व, ज्ञान मीमांसा का शाब्दिक अर्थ, ज्ञान का अर्थ, ज्ञान मीमांसा की प्रकृति, ज्ञान मीमांसा के स्रोत, ज्ञान भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान, पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान और ज्ञान मीमांसा का शिक्षा से संबंध। ज्ञान, नॉलेज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम समझें तो इसकी उत्पत्ति ज्ञ धातु से हुई है, संस्कृत की ज्ञ धातु से हुई है, और जिसका अर्थ होता है जानना, बोध करना या अनुभव करना। इसे हम देख नहीं सकते, केवल जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और बोध किया जा सकता है दूसरों के द्वारा। ज्ञान वह है जो किसी भी वस्तु को जैसी वह होती है वैसा ही अनुभव करता है और जानता है। हमारे सामने अगर कुछ चीज़ आ रही है और हम देखने में तो समझ रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है, जैसे एप्पल आया हमारे सामने, एप्पल पड़ा है, तो हम देख रहे हैं उसे कि वह लाल रंग का है, लेकिन जब तक हम उसे जब उसे चखेंगे हम तो उसका स्वाद मीठा, थोड़ा खट्टा ऐसा लगेगा। स्पर्श करते हैं तो स्मूथ सा महसूस होता है, चिकना सा महसूस होता है। तो हम उसको सभी तरह से जानेंगे, देखकर, समझकर, टेस्ट लेकर, स्पर्श करके। तो यह ज्ञान प्रामाणिक अवस्था में हो जाता है कि एप्पल का रंग लाल होता है, एप्पल खाने में मीठा और थोड़ा सा खट्टा लगता है, और एप्पल टच करने में थोड़ा सा स्मूदी सा लगता है। तो यह ज्ञान है, हमने जाना और उसको अनुभव किया, तो यह ज्ञान बिल्कुल प्रामाणिक हो गया कि एप्पल ऐसा होता है, यथार्थ रूप में एप्पल ऐसा दिखता है, उसका स्वाद ऐसा होता है और उसको स्पर्श करते तो ऐसा लगता है। फिर वैज्ञानिक तरीके से हमने जाना तो उसके गुण क्या हैं, वो हमारे शरीर में गुण क्या करता है या उसके क्या फ़ायदे हैं, यह हम विज्ञान के माध्यम से जानते हैं। उसमें महसूस करते हैं कि उसको खाने से फ़ायदे होते। कहा भी जाता है एक एप्पल रोज़ खाना चाहिए, तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, नॉलेज है, ज्ञान। अब ज्ञान का वास्तविक अर्थ अगर हम पढ़ें तो ज्ञान का वास्तविक अर्थ है ज्ञान वस्तु या विशेष के बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है। ज्ञान एक जटिल तथ्य के रूप में और एक सरल तथ्य के रूप में भी होता है। जटिल मीन्स कोई विशिष्ट ज्ञान अगर हम प्राप्त करें तो विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एफ़र्ट्स की ज़रूरत होती है, समय की ज़रूरत होती है, तो वह एक जटिल तथ्य हो जाता है। एक सरल तथ्य ज्ञान मीन्स हमने देखा और जान लिया कि यह चीज़ ऐसी है, यह ऐसा है, वह सरल तथ्य के रूप में। और ज्ञान इंद्रिय अनुभव के आधार पर संपन्न होता है। जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं उसके आधार पर ज्ञान संपन्न होता है। हमने आँखों से देखा, मुंह से चखा, स्पर्श किया, तो सभी इंद्रियों के अनुभव का समावेश से ज्ञान पूर्णता प्राप्त करता है।
यह तो हो गया ज्ञान का अर्थ। फिर ज्ञान के प्रकार। ज्ञान दो प्रकार का माना गया है, विशिष्ट ज्ञान और सामान्य ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान जिसे हम आध्यात्मिक रूप से भी ले सकते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है उसे हम विशिष्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान या कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम या इसी विषय में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करने में हम कुछ अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो वह विशिष्ट ज्ञान। और सामान्य ज्ञान जो सामान्य रूप से हम जानते हैं, देखते हैं, बारिश आ रही है तो मौसम ऐसा है, सर्दी लग रही है तो मौसम ऐसा है, ये कलर्स ऐसे हैं, या ये चीज़ ऐसी दिखती है या ऐसी है, तो ये सामान्य ज्ञान की श्रेणी में आता है। अब ज्ञान की विशेषताएं। ज्ञान का संबंध चेतन से होता है, लिविंग थिंग्स। चेतन मीन्स लिविंग थिंग, जो जीव से संबंधित रखता है। ज्ञान निर्जीव वस्तु में नहीं होता है। कॉपी, किताब, पेन, टेबल, पेंसिल, जो भी सब आपके सामने निर्जीव चीज़ें हैं, इनमें ज्ञान होता है क्या? इनमें ज्ञान नहीं होता है। जब तक चेतन से इसका रिलेशन नहीं होगा, लिविंग थिंग्स से इसका रिलेशन नहीं होगा। ज्ञान किस में होता है? लिविंग थिंग्स में ही होता है ज्ञान। जानवरों में भी होता है, गाय, भैंस, बैल, बकरी, उनमें सामान्य तरह का ज्ञान होता है। जो प्रकार हमने पढ़े सामान्य और विशिष्ट ज्ञान, तो उनमें सामान्य प्रकार का ज्ञान सभी में पाया जाता है। खाना खाना है, किस प्रकार का खाना है, सुबह उठना है, रात को सोना है, तो ये ज्ञान जो सामान्य ज्ञान है ये सभी जीवों में पाया जाता है। और विशिष्ट ज्ञान हम जो मनुष्य जाति है वह प्राप्त करते हैं और उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। प्रयास के बिना विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। सेकंड देखिए, ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। जब तक जानने वाला नहीं हो, ज्ञाता मीन्स जानने वाला, ज्ञान मीन्स जानना और ज्ञाता मीन्स जानने वाला। जानने की वस्तु तो है हमारे पास, लेकिन जानना किसे है? कोई जानने वाला नहीं होगा तो ज्ञान किसे प्राप्त होगा? मैं अगर जानना नहीं चाहूँ कि ज्ञान क्या होता है, मैं अगर आप लोग बैठे हैं यहाँ पर क्लास में और आप लोग पढ़ना नहीं चाहें तो मैं किसे पढ़ाऊँगी? तो ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। फिर ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है। अमूर्त मीन्स जो दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं होता है। मूर्ति जिसे कहते हैं, मूर्ति हमें दिखाई देती है और मूर्ति जब सामने है तो दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम आँख बंद करके सोचें भगवान की मूर्ति, भगवान, तो हमें अंदर भी नज़र आते हैं, हम उनकी अनुभूति कर सकते हैं। हम कहते हैं भगवान हर कण कण में है, तो भगवान का मूर्त रूप भी होता है और अमूर्त रूप भी। लेकिन ज्ञान का मूर्त रूप नहीं होता है, अमूर्त रूप। उसे केवल महसूस किया जा सकता है कि ज्ञान वह कितना ज्ञानी है। किसी भी ज्ञानी के बारे में अगर हम बात करें, उसे कितना ज्ञान है, तो हम महसूस कर सकते हैं उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, उसके अनुभवों से, उसके कार्य करने की प्रक्रिया से हम महसूस करते हैं कि वह कितना ज्ञानी है। तो ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है। फिर ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ से चलता है ज्ञान, यहाँ से महसूस किया जाता है ज्ञान, यहीं से हम महसूस भी करते हैं और यहीं होता भी है ज्ञान। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, तो वह विशिष्ट ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी ज्ञान की उत्पत्ति दिमाग से ही होती है, मानसिक प्रक्रिया ही होती है। जब तक हमारे दिमाग में कुछ नई चीज़ आएगी नहीं, उपजेगा नहीं, किसी भी तरह के प्रयोग किए जाते हैं, तो सबसे पहले कुछ भी नहीं था हमारे पास। जब हम आदि मानव की अवस्था में थे, तब हमारे पास ज्ञान बहुत संक्षिप्त रूप में था, बहुत कम था, बहुत थोड़ा था। लेकिन जैसे जैसे मानसिक प्रक्रिया बढ़ती गई, मनुष्य ने सोचना प्रारंभ किया, सोचता गया, कुछ चीज़ उसे नई दिखी तो उसमें नए नए प्रयोग किए उन्होंने, और हमारे ज्ञान का विस्तार आज यहाँ तक है कि हम ऐसे आमने सामने बैठकर ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप हमसे बहुत दूर हैं स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी हम
आपकी पहुंच में है और आप हमारी पहुंच में आज हो। तो ये क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है। पहले पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स गुरुकुल में जाते थे, जहाँ पर शिक्षक रहते थे वहाँ उन्हें जाना होता था, उनके सामने बैठना होता था, पढ़ाई करनी होती थी। मेथड्स भी कुछ ऐसे थे कि बस बोलना और सुनना। उसके बाद लिखने का मेथड शुरू हुआ, ज्ञान को लिखित रूप में देखा गया। फिर अब ज्ञान क्या है, ई कंटेंट के रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो ये क्या है, मानसिक प्रक्रिया का उत्तरोत्तर परिणाम है। तो ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। फिर ज्ञान के लिए विषय आवश्यक है। जब तक कोई विषय जानने योग्य हमें नहीं लगता है तो हम उस विषय के बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ या कोई भी विषय होगा जिसे जानने का प्रयास किया जाएगा तो वह हमारे ज्ञान के अंदर स्पेस बना लेगा, हमारे दिमाग के अंदर स्पेस बनाएगा और ज्ञान के रूप में प्रकट होगा। ज्ञान परिवर्तनशील है। जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन पहले कहा जाता था कि पढ़ाई से क्या होता है, कुछ भी नहीं, शिक्षा प्राप्त करना इतना आवश्यक नहीं था। तो वो पहले के ज्ञान की अवस्था थी। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो हर घर में कैसा भी परिवार हो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता महसूस की जाती है और उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ज्ञान हमेशा परिवर्तनशील होता है, समय के साथ उसमें परिवर्तन देखा जाता है। फिर लास्ट है विशेषता में, ज्ञान में असत्य का समावेश होता है। ज्ञान असत्य भी होता है ज्ञान असत्य। जैसे पहले की अवस्था में वो सत्य माना जाता था, लेकिन आज असत्य हो सकता है आज की परिस्थितियों में। जैसे अभी की बात करें, वर्तमान अवस्था जो चल रही है लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद, पहले स्कूल्स में कहा जाता था कि बच्चों को फ़ोन नहीं दिया जाना चाहिए, बच्चों को नेट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन आज की अवस्था में क्या है, स्कूल वाले कह रहे हैं, टीचर्स वाले कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई होगी, आप बच्चों को मोबाइल दीजिए, आप पीसी पे बिठाइए, उनको लैपटॉप दीजिए। तो यह क्या होगा, इसी दौरान ये 3-4 महीने की जो प्रक्रिया, 3-4 महीने का जो समय निकला, उसी के दौरान हमने महसूस किया कि पहले जो सही था वो अब गलत है और अब जो सही है वो पहले गलत था। तो ज्ञान में असत्य का समावेश हमेशा होता है। फिर है ज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व। ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले चरित्र विकास के लिए ज्ञान हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। हम जैसा कि पहले भी पढ़ते हुए आए हैं, शिक्षा और ज्ञान, जब तक हम जानेंगे नहीं किसी वस्तु को तो हमारा चारित्रिक विकास नहीं हो सकता। फिर व्यावसायिक विकास के लिए हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम किस लिए ले रहे हैं, एक व्यावसायिक प्रशिक्षण हम जो ले रहे हैं, 2 साल का ये जो बीएड कर रहे हैं हम, तो हमारे व्यावसायिक उन्नति के लिए है। हम किसी विशिष्ट ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं और अपने व्यवसाय में उन्नति करेंगे। उच्च जीवन स्तर के लिए जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कहते हैं ना, थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छी जीवन पद्धति देती है, अच्छी लाइफस्टाइल देती है। तो ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर अच्छी सोच विकसित होती है, अच्छा चरित्र विकसित होता है, अच्छी व्यावसायिक स्थिति होगी, तो हम एक उच्च जीवन स्तर, हाई लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते जाते हैं। फिर शारीरिक विकास के लिए ज्ञान हमें, जैसे हमने पहले भी सीखा, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इसमें किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कैसी सोच होनी चाहिए, कैसा ज्ञान हमें अलग अलग स्तर पर मिलना चाहिए, उन स्तरों के अनुसार हम अपने आप को विकसित करते हैं, हमारे शरीर को विकसित करते हैं और ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं। तो शारीरिक विकास के लिए ज्ञान की आवश्यकता और महत्व होता है। फिर सांस्कृतिक विकास के लिए हमारी प्राचीन संस्कृति या हमारी जो अभी की वर्तमान संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने में, उसके विकास में भी ज्ञान सहयोग देता है।
फिर आध्यात्मिक विकास के लिए, जब भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे आगे, तो ज्ञान का सबसे अधिक महत्व आध्यात्मिक विकास के लिए है। हमारा जो मानव जीवन है, इसका लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या माना जाता है? मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष किस तरह प्राप्त किया जाएगा? जब हम अपने आध्यात्मिक उन्नति करेंगे तभी हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। तो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए ज्ञान आवश्यक होता है। फिर शिक्षा से इसका संबंध जोड़े तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए भी ज्ञान आवश्यक होता है। हम उस ज्ञान को जो अभी तक हमने प्राप्त किया है या अभी हम कर रहे हैं, इस कोर्स के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसे टीचिंग एंड लर्निंग में कैसे अप्लाई करेंगे। जो अभी तक हमने सीखा है उसे अप्लाई करना, यह किसका काम है? ज्ञान का कार्य है हमारे। तो इस क्षेत्र में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशील बनाने में, उसकी गुणात्मकता बढ़ाने में ज्ञान की आवश्यकता होती है। कि ज्ञान की आवश्यकता और महत्व इसके बाद है, और समायोजन क्षमता के विकास के लिए जब हम देखते हैं कि समायोजित नहीं हो पा रहा है कोई कक्ष में, परिवार में, समाज में, हम अगर समायोजन नहीं कर पाते हैं अपना किसी भी परिस्थिति में, तो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करना इसलिए भी आवश्यक है कि समायोजन क्षमता का विकास बालक में किया जा सके। फिर आत्माभिव्यक्ति के विकास के लिए हमारी अभिव्यक्ति, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति, हमने जो भी प्राप्त किया है ज्ञान, अगर हम उसे अभिव्यक्त नहीं करें, उसे हम सामने वाले को देने का प्रयास नहीं करें, तो वह ज्ञान किसी भी कार्य का नहीं है, वहीं बंद हो जाता है, ज्ञान लॉक हो जाता है, और वह ना हमारे काम आता है ना दूसरों के काम आता है। तो ज्ञान हमेशा हस्तांतरित करते रहना चाहिए अपने विचारों के माध्यम से और अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो उस अभिव्यक्ति में ज्ञान हमारा झलकता है और सामने वाले को प्राप्त होता है। अगर हमें कोई देने वाला नहीं होता ज्ञान, हम किसी के विचारों को नहीं सुनते, किसी की अभिव्यक्ति को नहीं सुनते, तो आज हमारे अंदर जो नॉलेज है वो हमारे पास नहीं होता। तो हमें अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो उससे हमारी आत्मा अभिव्यक्ति का विकास होता है। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग एवं निर्माण के लिए, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना और निर्माण करना पहले, और प्रयोग किस तरह से हम विधियां पढ़ते हैं, मेथड्स पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, जो हम क्लास में जाने से पहले बनाते हैं बच्चों को अधिक अच्छा समझाने के लिए, जो TLM बनाए जाते हैं, उनका निर्माण कैसे किया जाए और उनका प्रयोग कैसे किया जाए। सामने वाले की स्थिति को देखकर, सामने वाले का स्तर कैसा है, उस अनुसार हम TLM का निर्माण करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। तो ये किस आधार पर? हमारे अंदर जो ज्ञान है उसके आधार पर हम इसका निर्माण और प्रयोग करते हैं। अब ज्ञान के बाद, ज्ञान की बात हमने की, अब हमारा जो यूनिट स्टार्ट होता है, इकाई स्टार्ट होती है एपिस्टेमोलॉजी से। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स ज्ञान मीमांसा। ये शब्द हमने पहले कभी सुना होगा, लेकिन किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं भी सुना होगा, लेकिन हम उसको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते कि ज्ञान मीमांसा होता क्या है। ये हमारे लिए नया वर्ड है ना। तो ज्ञान मीमांसा का सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। ज्ञान मीमांसा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। दो शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टेम प्लस लॉजी। एपिस्टेम का अर्थ होता है हिंदी में ज्ञान और लॉजी मीन्स विज्ञान। तो इसे हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ज्ञान का विज्ञान। ज्ञान का विज्ञान कैसे? तो ज्ञान क्या होता है, क्यों होता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इन सभी प्रश्नों का जवाब, या ये सभी प्रश्न ज्ञान मीमांसा में समाहित होते हैं। अगर इन प्रश्नों का उत्तर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम ज्ञान मीमांसा को अच्छी तरह से समझ
पाएंगे। तो ज्ञान मीमांसा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? ज्ञान का विज्ञान। अब ज्ञान मीमांसा को हम परिभाषाओं का अर्थ हम थोड़ा सा डेफिनेशन के आधार पर देख लेते हैं। ज्ञान मीमांसा की परिभाषा नहीं, इसको अर्थ को समझाने के लिए जो परिभाषाएं दी गई हैं वह हम पढ़ें तो देखते हैं। श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में यथार्थ का विश्लेषण करना एवं उसे जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाना ही ज्ञान मीमांसा है। किसी वस्तु विशेष, एक वस्तु के विषय में यथार्थ जैसी है वो वस्तु, उसके बारे में विश्लेषण करना और उसे जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाना, सभी को उसको उसका जो अर्थ है उसको सरल रूप में समझाना। बोधगम्य बनाना मीन्स सभी की समझ में आ जाए। सभी का ज्ञान का स्तर अलग अलग होता है, लेकिन सभी के ज्ञान के स्तर को समझते हुए उसे बोधगम्य बनाना, सभी के लिए समझने के लिए उपयुक्त बनाना ही ज्ञान मीमांसा है। फिर O.P. शर्मा साहब कहते हैं, ज्ञान मीमांसा का आशय तथ्यों के विश्लेषण एवं संश्लेषण से है, जिसके द्वारा प्रदत्त विचारों को विश्वास योग्य बनाया जाता है। तथ्यों का संश्लेषण करना और विश्लेषण करना, इन शॉर्ट बनाना और विस्तार में समझना। कोई चीज़ अगर विस्तार में है तो उसे संशोधित करना, और कोई चीज़ संशोधित है तो उसे विस्तार में समझना, उसका विश्लेषण करना, तोड़ फोड़ करके उसे अर्थ सहित समझना और उसे विश्वास दिलाना। सामने वाले को अगर हम बता रहे हैं, किसी वस्तु का अर्थ बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह संतुष्ट हो जाए सामने वाला उस अर्थ को लेकर कि मुझे समझ में आ गया है। तो यही ज्ञान मीमांसा है, पहले खुद समझना और फिर दूसरों को उसके स्तर के अनुसार, उसके लेवल के अनुसार सरल रूप में समझाना ज्ञान मीमांसा है, O.P. शर्मा के अनुसार। फिर प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार ज्ञान मीमांसा किसी वस्तु या विषय के संदर्भ में वर्णनात्मक प्रक्रिया है जो यथार्थ में विश्वास एवं यथार्थ के लिए प्रमाण का कार्य करती है। किसी भी वस्तु या विषय को जानना, उसका वर्णन करना और उसमें विश्वास करना। किसी को विश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? जब तक हम किसी चीज़ का प्रमाण नहीं दें तब तक सामने वाला विश्वास नहीं करता है। तो उसका वर्णन करना, विश्वास दिलाना और प्रमाण के द्वारा विश्वास दिलाना, यही ज्ञान मीमांसा है प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार। तो ये ज्ञान मीमांसा का अर्थ देखा। अब हम ज्ञान मीमांसा की प्रकृति के बारे में चर्चा करें, उसकी नेचर कैसी होती है। नेचर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा द्वारा वस्तु के यथार्थ रूप को समझा जाता है। जैसी है, जो चीज़ जैसी है उसे वैसे देखना और जानना ज्ञान मीमांसा की प्रकृति होती है। उस वस्तु के यथार्थ में विश्वास करना। 3 चीज़ें हैं इसमें, जैसी है वैसी उस वस्तु को देखना, उस वस्तु पर विश्वास करना और उस वस्तु का प्रमाण प्राप्त होना या प्रामाणिक करना उसको। तो 3 चीज़ों में इसकी प्रकृति समाहित है। यथार्थ को देखना, उस यथार्थ पर विश्वास करना और इस यथार्थ को प्रामाणिक रूप देना, यही ज्ञान मीमांसा की प्रकृति होती है। ज्ञान मीमांसा के स्रोत कौन से होते हैं? ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया जाता है? इंद्रिय अनुभव द्वारा, जैसा हमने पहले भी देखा, 5 जो इंद्रियां होती हैं, हम आँखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से टेस्ट करते हैं, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करके देखते हैं। तो ये जो इंद्रिय अनुभव होता है, यह ज्ञान का स्रोत है। हमारे अंदर ज्ञान को डालने का काम 5 इंद्रियां करती हैं। फिर साक्ष्य, गवाह जिसे कहा जाता है, प्रमाण जिसे कहा जा सकता है। हमने पहले भी देखा इसकी प्रकृति प्रामाणिक होती है। जब तक प्रमाण नहीं दिया जाएगा किसी भी ज्ञान का, तब तक वह ज्ञान नहीं कहलाता। तो साक्ष्य होना ज़रूरी है। फिर तर्क करना, किसी चीज़ का साक्ष्य भी है, इंद्रिय अनुभव भी कर लिया, लेकिन तर्क के आधार पर कि ऐसा क्यों है। तर्क करना में हमारे अंदर उसे बहुत अच्छी, उस वस्तु या विषय को बहुत अच्छी तरह से जानने की जो जिज्ञासा है वह उत्पन्न हुई,
तो हम उसे तर्क के माध्यम से समझते हैं कि ऐसा क्यों है। जैसे न्यूटन का उदाहरण ले, पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिरकर नीचे आया, तो उसके अंदर तर्क उठा, नीचे तो आया लेकिन यह नीचे ही क्यों आया, टूटकर ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसके अंदर जो तर्क पैदा हुआ उसकी मनस्थिति में, तो उसके द्वारा उसने नया ज्ञान दिया। तो तर्क इसका स्रोत है। और अंतः प्रज्ञा, अंदर से जानने की इच्छा, अंदर जो है हमारे, उसमें जो जानने की इच्छा अगर है तो ही तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान मीमांसा की ओर बढ़ा जा सकता है। तो ये ज्ञान मीमांसा के स्रोत। फिर अब भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान, एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसॉफी। इंडियन फिलोसॉफी हमने पहले दर्शन संक्षिप्त रूप में पढ़ा फर्स्ट ईयर में, कुछ पार्ट उसका। अब भारतीय दर्शन के अनुसार हम ज्ञान जब पढ़ रहे हैं तो ज्ञान क्या होता है, भारतीय दर्शन कौन कौन से, सबसे पहले वैदिक दर्शन, गीता दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये सारे जो दर्शन हैं हमने थोड़े थोड़े पढ़े हैं अभी तक। उनके अनुसार ज्ञान क्या होता है, इस बात की हम चर्चा इस पेपर में कर रहे हैं। तो सबसे पहला है ज्ञाता एवं ज्ञेय के बीच परस्पर संबंध। ज्ञाता मीन्स जानने वाला, जो जानने का प्रयास करता है, जानने को उत्सुक रहता है। और ज्ञेय यानी वो वस्तु या वो विषय जो हमें जानना है, जानने योग्य जो चीज़ है, उनके बीच में जो संबंध होता है वह स्पष्ट करना भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान है। तो ज्ञाता एवं ज्ञेय के बीच में परस्पर संबंध होता है भारतीय दर्शन के अनुसार। फिर जब आत्मा ज्ञेय के संपर्क में आती है तभी ज्ञान संभव होता है। आत्मा, जैसे कहा ना, चेतन का संबंध होता है ज्ञान से। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब तक चेतना नहीं होगी, लिविंग थिंग्स नहीं होगी, तब तक ज्ञान संभव नहीं है, निर्जीव वस्तुओं में ज्ञान नहीं होता है। तो हमारा आत्मा ही चेतन है। तो जब यह आत्मा ये के जानने की विषय के संपर्क में आता है तो ज्ञान संभव होता है। फिर ज्ञान एवं नित्य, भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान नित्य एवं अनित्य दो प्रकार का होता है। नित्य हमेशा होता रहता है, हमेशा प्राप्त होता रहता है। हमारे आँखों के सामने हज़ारों वस्तुएं रोज़ नहीं आती है, तो नित्यता रहती है ज्ञान की। आज हमने ये नया जाना, आज हमने ये देखा नया, तो हमारे ज्ञान में नित्य वृद्धि होती रहती है। और अनित्यता मीन्स जैसे कभी हमने देखा उसको, उसके बारे में फिर हम बहुत समय हो जाता है, उसको हम नहीं जान पाते, नहीं देख पाते, तो वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। तो इस प्रकार नित्य व अनित्य दो प्रकार का होता है। फिर ज्ञान प्रकृति प्रदत्त होता है। ज्ञान कौन देता है हमें? प्रकृति देती है। भारतीय दर्शन के अनुसार प्रकृति हमें ज्ञान प्रदान करती है। प्रकृति ऐसी अनुकूलता या प्रतिकूलता प्रदान करती है जिससे हमारे अनुभवों में वृद्धि होती जाती है। सब प्रकृति के अनुसार ही होता है। अभी जैसे हमने अभी का, जैसे मैं ये जो रिसेंटली उदाहरण ज़्यादा दे रही हूँ उसको समझ में आ जाता है। कोविड की देखें हम, जब आया तब हम बहुत, जब मार्च में जब हमें पता चला, फेब में पता चल गया था, लेकिन मार्च में जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो ये एक नई परिस्थिति पर्यावरण ने हमें दी, प्रकृति ने हमें दी नई परिस्थिति। तो उस परिस्थिति में जो हमारे ज्ञान की वृद्धि हुई कि हमें जीना कैसे है, घर के अंदर भी हम जी सकते हैं, बिना किसी काम के भी हम जी सकते हैं, तो ये ज्ञान प्रकृति प्रदत्त होता है। ऐसी अवस्था हमने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ, हम बिल्कुल घर में बंद हो जाएंगे। ऐसा कभी सोचा था कि 2-3 महीने के लिए हम बिल्कुल घर में बंद हो जाएंगे? तो ये प्रकृति ने हमें ज्ञान प्रदान किया, तो ज्ञान प्रकृति प्रदत्त होता है। फिर ज्ञान तार्किक भी होता है और आध्यात्मिक भी। तर्क के अनुसार भी हम सीखते हैं, तर्क द्वारा सीखते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान भी ज्ञान ही होता है। तर्क एक विज्ञान की श्रेणी में आता है। तर्क हम जब करते हैं
तो सामने वाला हमें उस विषय के संबंध में कुछ प्रमाण देता है, साक्ष्य देता है, तब हम उस पर विश्वास करते हैं कि यह ज्ञान सही है। और ज्ञान आध्यात्मिक भी होता है। आध्यात्मिक ज्ञान में तर्क कम होता है, हम बस हमारी जो स्पिरिचुअल लेवल है उसे हम बढ़ाते जाते हैं, सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं, तो अंदर से हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वह उत्पन्न होता जाता है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए शरीर, मन और इंद्रियों को शुद्ध रखना आवश्यक है। भारतीय दर्शन ने क्या कहा है कि जब तक हमारा शरीर, मन और इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी तब तक हम ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान होता है और इस सर्वोच्च ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना है हमें। तो जो सर्वोच्च ज्ञान होता है वो शरीर, मन और इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह था भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान। अब पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर पाश्चात्य दार्शनिक कौन कौन कहे जा सकते हैं? जैसे हमने भारतीय दर्शन देखे उसी प्रकार पाश्चात्य दर्शन जो है, जैसे प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, तर्कवाद, ये सब कौन से हैं? पाश्चात्य दर्शन है। और इन दर्शन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। ज्ञान किससे प्राप्त होता है? जब तक हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं होगा, प्रमाणित नहीं करेंगे, हम उसको प्रायोजना के रूप में नहीं लाएंगे, तब तक ज्ञान विकसित नहीं हो पाता है। फिर पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान का परिचयात्मक आयाम होता है। उसका सबसे पहले परिचय प्राप्त करना, कैसा है, कैसी स्थिति में हम उसे ग्रहण करेंगे और वह किस लेवल तक जाएगा और हम उसको कैसे दूसरों को प्रदान करेंगे, तो यह परिचयात्मक आयाम होता है पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान। फिर वैधता निर्धारित करना, वैलिडिटी निकालना, उस ज्ञान को वैलिडिटी लेवल तक ले जाना। किसी भी चीज़ को, किसी भी तथ्य को, किसी भी विषय को हमने समझा, लेकिन अगर वह वैलिड नहीं है, वैध नहीं है, तो उस ज्ञान को पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान नहीं माना जाता है, वह केवल सूचना मात्र होता है। फिर पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान, विश्वसनीय ज्ञान को महत्व दिया जाता है। जैसे वेद और विश्वसनीय, वेदता और विश्वसनीयता हम किसी चीज़ की निकालते हैं तो वह विश्वास करने लायक हो जाता है, उसमें किसी भी तरह का संशय नहीं होता है, तो विश्वसनीय ज्ञान को महत्व दिया जाता है। फिर प्रायोगिक ज्ञान को महत्व दिया जाता है। करके देखना, करके सीखना हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। प्रायोजना जो मेथड जो होती है, एक्टिविटी बेस्ड जो होता है ज्ञान, वह हमारे जो दिमाग में हमेशा के लिए बना रहता है। तो प्रयोग करके जब हम देखते हैं तो वह कहते हैं ना कि हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो प्रायोगिक ज्ञान को महत्व दिया जाता है। क्रियाशीलता को महत्व दिया जाता है पाश्चात्य दर्शन में। क्रियाशीलता के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी के अनुसार हम जब ये जो मेथड्स आई हमारे पाठ्यक्रम में, किंडरगार्टन और एक्टिविटी बेस्ड मेथड जब हम पढ़ाते हैं, अभी जैसे लेसन प्लान किया हमने, तो एक्टिविटी बेस्ड जो लेसन प्लान किया, क्रिया करेगा बालक और क्रिया करके सीखेगा, तो वह जो लर्निंग है उसकी, जो वह सीखने की जो प्रक्रिया है वह हमेशा स्थायी रूप ले लेती है। वह ज्ञान क्या कर लेता है, हमारे दिमाग में स्थायी रूप ले लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। तो पाश्चात्य दर्शन में क्रियाशीलता के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है। और उपयोगिता को महत्व, ज्ञान हमारे लिए, हम उसी ज्ञान को प्राप्त करें जो हमारे लिए उपयोगी है। अगर कोई चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हम उसे जानना आवश्यक नहीं समझते हैं। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान की उपयोगिता को महत्व दिया गया है। उपयोगी ज्ञान हमारे लिए
लेना ज़रूरी है, और अगर वह उपयोग में नहीं आ रहा है तो हमें उसे जानना आवश्यक नहीं होता। यह हो गया भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान। अब ज्ञान, मीमांसा और शिक्षा का संबंध। ज्ञान के बारे में हमने पढ़ लिया, ज्ञान मीमांसा के बारे में हमने चर्चा कर ली। दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, भारतीय दर्शन के अनुसार और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार। लेकिन अब ज्ञान मीमांसा को शिक्षा के साथ कैसे संबंधित किया जाए, तो ज्ञान मीन्स नॉलेज और शिक्षा मीन्स एजुकेशन। तो ज्ञान का हिंदी अर्थ हम देखें तो ज्ञान अर्थात जानना और शिक्षा अर्थात सीखना। ज्ञान के बिना सीखना संभव नहीं है, उसी प्रकार शिक्षा के अभाव में ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होता। ज्ञान और शिक्षा एक दूसरे के लिए साध्य भी हैं और साधन भी। शिक्षा ज्ञान के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तो जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, तब तक उस चीज़ को सीखना संभव नहीं होता है। देखना, जानना और सीखना ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में चलेंगे तो शिक्षा और ज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ज्ञान के बिना शिक्षा नहीं और शिक्षा के बिना ज्ञान नहीं। तो यह साध्य भी है एक दूसरे के लिए और साधन भी। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा और ज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित होते हैं। एक दूसरे के अभाव में यह कुछ भी कार्य नहीं। जब तक हम शिक्षित नहीं हैं, पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और ज्ञान के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज हमने ज्ञान और ज्ञान मीमांसा की विस्तार में चर्चा की। आज का वीडियो यहीं ख़त्म। थैंक यू।